बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर जो था बेटे हमारा वो अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ था, जिसमें मैंने ये कोशिश की कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक टेबल के हवाले से है वो आपसे शेयर करूं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेक्चर नंबर 2, और इसका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको हम डिफाइन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल्स में हो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और आज हम इस पूरे ब्लॉक में मौजूद एलिमेंट्स, उनसे रेलिवेंट तमाम प्रॉपर्टीज़ को और उनके तमाम यूजेस को हम इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे और ये हमारा जो पूरा एक कवर करेंगे उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो बढ़ते हैं जी। सबसे पहले बेटे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से आप देखें कि इसमें दो ग्रुप जो हैं वो मेनली शामिल हैं। एक इसमें शामिल है ग्रुप नंबर 1A जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और एक है 2A जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। इसमें ये दो ग्रुप्स 1A और 2A अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब उसकी रीजन लिख दी है यहाँ पर मैंने कि ये इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्कली मेटल्स में जो वर्ड अल्कली है वो कहाँ से अराइज हुआ। तो अल्कली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऐश यानी राख। इसी तरह अल्कली मेटल्स की अगली प्रॉपर्टी में देखें कि ये मेटल जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो वाटर के साथ बनाते हैं। इसी मुनासबत से इनको हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। इसके बाद अल्कली मेटल्स कैन ऑल बी कट इजीली विद द प्लास्टिक नाइफ। इसको छुरी से बड़े आराम से आप काट सकते हैं, यानी ये सॉफ्ट होती हैं, बताना यहाँ पर ये मकसद है। और इनकी शाइनी सरफेस जो है वो टार्निश हो जाती है एयर में ऑक्सीडेशन की वजह से। टार्निश से यहाँ पर मुराद धुंधला जाती है। जैसे ही आप इनको एयर में रखते हैं तो ये अपनी शाइनी और सिल्वरी अपीयरेंस जो है वो लूज कर देते हैं क्योंकि ये एयर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। प्योर एलिमेंट्स लाइक रुबीडियम एंड सीजियम यूज्ड टू फॉर्म एटॉमिक क्लॉक्स। ये इनके यूजेस हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि जो रुबीडियम और सीजियम इस ग्रुप में शामिल हैं वो एटॉमिक क्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फिर कुछ बच्चे जिनको एटॉमिक क्लॉक्स का नहीं पता तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एटॉमिक क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड्स नोन। तो ये टाइम और फ्रीक्वेंसी के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड्स फॉर देयर इंटरनेशनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप में मौजूद हैं, एटॉमिक क्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, इसमें ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। तो ये मेंबर्स जो हैं बेटे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली का वर्ड इसलिए कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं और अर्थ क्रस्ट में मौजूद होने की वजह से इनको अर्थ का लफ्ज साथ ऐड किया गया। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी हर नाम के पोर्शन का एक मीनिंग है। उसके बाद ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम हैव एटलीस्ट वन नेचुरली अकरिंग रेडियोआइसोटोप। तो ये लाइन आपने जरूर इसको अंडरस्टैंड करना है कि सिर्फ मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम को आप निकाल दें, बाकी मैंने मेंबर्स के नाम लिए हैं, उन सब का एटलीस्ट एक रेडियो आइसोटोप जरूर होगा, यानी रेडियो एक्टिव जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। इसी तरह बेटे मैग्नीशियम ऑक्साइड है इस ग्रुप का एक मेंबर, वो यूज होता है टू रिफ्रैक्ट फर्नेस ब्रिक एंड वायर इंसुलेशन। तो ये उसका यूज है। और इसी तरह एक नेचुरली अकरिंग एमराल्ड जो है वो कंपाउंड है, ये ब्रिलियम का है। तो एमराल्ड किससे बनता है वो पूछ सकता है जी एमराल्ड में कौन सी मेटल मौजूद होती है, तो यू विल कॉल इट एज ब्रिलियम। एमराल्ड जो है वो ब्रिलियम में मौजूद, ब्रिलियम जो है वो एमराल्ड में मौजूद होती है। इसी तरह बेटे रेडियम है, रेडियम इस ग्रुप का लास्ट मेंबर है। तो ये एक रेडियो एक्टिव है, इसकी हाफ लाइफ आपने रिमेंबर रखनी है कि ये 1601 ईयर जो है वो इसकी हाफ लाइफ है और ये नेचर में रेडियम मौजूद होता है। तो ये इसकी हाफ लाइफ आपको पता है, हाफ लाइफ को डेफिनेशन भी यहाँ पर दे देते हैं कि वो टाइम पीरियड जिसमें ये 50% जो है वो
रेडियो एक्टिविटी शो कर चुका होगा, कंज्यूम हो चुका होगा, वो टाइम पीरियड हाफ लाइफ कहलाता है। तो रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 1601 ईयर्स है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह मैग्नीशियम फंक्शंस एज द एक्टिव सेंटर इन सम एंजाइम, यानी मैग्नीशियम जो इस ग्रुप का मेंबर है वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग में यूज होता है, और कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स में बड़ा की रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि यूज वो अक्सर दे देता होता है एलिमेंट्स के कि ये एलिमेंट कहाँ इस्तेमाल होता है। तो मैंने इस ग्रुप में जितने भी मेटल्स जहाँ जहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं कोशिश की है कि उनको मैं मैक्सिमम समराइज करूँ। इसी तरह बेटे जो स्ट्रोंशियम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैरीन एक्वाटिक लाइफ, लाइक फिश है या इसी तरह बाकी जो मेंबर्स सी एनिमल्स हैं, स्पेशली हार्ड कोरल्स विच यूज स्ट्रोंशियम टू बिल्ड देयर एक्सोस्केलेटन। तो आपसे वो ये पूछ सकता है ये जो कोरल रीफ वगैरह बनते हैं इनमें कौन सी मेटल है, तो स्ट्रोंशियम वो बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है। उसके बाद ये एक टेबल आपसे शेयर किया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज दी हुई है। ये एज सच प्रॉपर्टीज आपने याद नहीं करनी, बस सिर्फ ये है कि ट्रेंड आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक की दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, आयोनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमने पहले बात की थी कि मेटल के ग्रुप में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ये वैल्यूज आपको इंडिकेट कर सकती हैं। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम ट्रेंड है। डेंसिटी अगर आप देखें तो ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, ये बात आपने जरूर जहन में रखनी है कि अल्कली मेटल्स की डेंसिटी ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। और इसी तरह ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यूज हैं जो चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती हैं, और ये डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रही हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। तो ये सिर्फ यहाँ पर टेबल देने का मकसद इनके ट्रेंड्स को जहन में रखना है, आपने वैल्यूज ना याद करें बेशक, लेकिन एक ट्रेंड हो कि आपको वो दो एलिमेंट दे और उनमें से पूछे कि ये ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो वो ट्रेंड के तहत आप कम से कम राइट आंसर तक पहुंच सकें कि भी इसकी कम होगी या ज्यादा होगी। तो इट विल बी हेल्पफुल टू रिमेंबर द ट्रेंड नॉट द वैल्यूज, क्योंकि आप हर एलिमेंट की वैल्यू नहीं एक्यूरेटली याद रख सकते। तो इसलिए आपको ये ट्रेंड ध्यान में रखना है कि ये वैल्यूज कितना ग्रेजुअली डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती हैं, उससे आप सही आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है मिनरल्स। लाजमी तौर पर मैं आपको ये कह रहा हूं इंशाल्लाह ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में कि 3 मिनरल्स का नाम जरूर वो पूछेगा, एटलीस्ट 3 मिनरल्स डिफरेंट नंबरों पर आप देखेंगे कि इस मिनरल का फार्मूला बताओ, या फार्मूला देकर कहेगा कि इसका नाम बताओ। तो ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें अगर आपको नाम आता है तो ठीक है, इसमें ना तो कोई ट्रेंड काम करता है ना ही इसमें कोई आईक्यू लेवल बंदे का काम करता है, तो ये नाम और ये फार्मूला आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि ये यहाँ से आप इसको लेक्चर को रोक कर नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, विच एवर द ईजियर वे फॉर यू। तो ये लिथियम का मिनरल है जी स्पोडोमीन, इसका फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है। रॉक साल्ट, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, NaCl है, चाइल्ड सॉल्ट पीटर है, नेट्रॉन है, ट्रोना है, बोरेक्स है। पोटेशियम में देखें तो कार्नालाइट है, सिल्वाइट है और एलोनाइट है। तो इन सब के बेटे आपको फॉर्मूला लाजमी याद करने पड़ेंगे, और ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि मिनिमम 3 मिनरल्स इंशाल्लाह जरूर आएंगे PPSC टेस्ट में, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें जो मिनरल्स हैं वो लाजमी है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें मिनरल ना आए हो। तो ये आपने, ये अल्कली मेटल्स के हैं, ये नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मुश्किल काम है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी इसको बैठकर रिमेंबर करेंगे तो ये हो जाएंगे। जिसमें देखें बेटे बेरिलियम है, इसका मिनरल है बेराइल एंड क्राइसोबेराइल। फिर मैग्नीशियम में मैग्नीसाइट है, डोलोमाइट बहुत दफा आया हुआ है इसलिए डोलोमाइट को तो आपने स्पेशली याद करना है। कार्नालाइट है और एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट भी बहुत दफा PPSC में आया हुआ है, आप पेपर इंशाल्लाह उठाएंगे तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगे वहां पर। सोपस्टोन है, एस्बिस्टोस का फॉर्मूला है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फ्लोराइट है, फॉस्फोराइट है, स्ट्रोंशियोराइट है और बेराइट है। तो ये डिफरेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के मिनरल्स हैं। इनका आपने केमिकल फॉर्मूला हर सूरत
याद करना है, मुश्किल जरूर है लेकिन करना है बेटे, क्योंकि ये आपको 3 MCQ आपके करेक्ट करवा देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम दोबारा से वापस आते हैं। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जनरल प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी कि अब मैंने जितनी भी ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं अल्कली मेटल्स भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी, तो उनको इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट्स आपके लिए समराइज कर दिया है, ताकि बस आप एक पॉइंट पढ़ें और उनकी एक प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर हो जाए। जैसा कि सबसे पहले है कि लिथियम जो कि फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, तो ये डिफरेंट एक बिहेवियर शो करता है, इसे हम पीक्यूलर बिहेवियर कहते हैं, और ये पीक्यूलर बिहेवियर हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जरूर शो करता है। और ये इसका जो बिहेवियर डेविएट करता है उसमें 2 रीजंस मेन हैं, एक लिथियम का स्मॉल रेडियस है और दूसरा इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है। ये 2 रीजंस की बुनियाद पर लिथियम बाकी डिफरेंट जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करता है। उसके बाद आपने ये ज़हन में रखना है कि लिथियम हार्डर और लाइटर है बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। तो अगर वो आपको कोई कंपैरिजन दे देते हैं कि बताएं जी लिथियम ज़्यादा हार्ड है या सोडियम ज़्यादा हार्ड है या इसके बाद डाउन द ग्रुप सीजियम है, फ्रांसियम है, तो आप उसमें कहेंगे जी लिथियम इन सब में सबसे ज़्यादा हार्डर है और लाइटर इन वेट है। कंप्लेक्स फॉर्मेशन, ये अमूमन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कंप्लेक्स बनाते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स में मौजूद लिथियम, आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और वो ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बल्कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जबकि बाकी कोई भी और इस तरह अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाती। इसी तरह बेटे लिथियम जो है वो इस ग्रुप में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि बाकी सारे मेंबर जो अल्कली मेटल्स के वो ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब दूसरे ग्रुप में देखते हैं, ब्रिलियम पहला मेंबर है, इसलिए ब्रिलियम पीक्यूलर बिहेवियर शो करेगा। तो ब्रिलियम जो है वो इतना हार्ड है जितना आयरन, ये MCQ आया हुआ बीपीएससी में, और इवन ये तो बोर्ड के एग्जाम में भी मल्टीपल टाइम आया हुआ है कि ब्रिलियम कितनी हार्ड जो है वो कंसीडर होती है। तो ये एज हार्ड एज आयरन, वहां पर एक ऑप्शन एज ग्लास, ठीक है, तो ये एज आयरन, और आयरन भी Fe कह के लिखा जाता है, मतलब तो इसलिए आपने ये रिमेंबर रखना है कि ब्रिलियम इतना हार्ड है जितना आयरन, और ये इतना हार्ड है कि ये शीशे पर स्क्रैचेस डाल सकता है। इसी तरह ब्रिलियम जो है इसके हवाले से आपने ये जहन में रखना है कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, और उसकी रीज़न इसके गिर्द एक कोटिंग का डेवलप हो जाना है। तो इस तरह का कोई अगर MCQ आता है कि जी ये वाला एलिमेंट जो है ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता या ये एटमॉस्फेयर में रखे तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसकी क्या वजह है, तो मोर लाइकली दैट रीजन विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिलियम ऑक्साइड लेयर इन केस ऑफ ब्रिलियम, या अगर कोई और एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम है तो उसकी गिर्द एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, तो वहां पर जनरल ऑप्शन दिया होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, तो दैट विल बी द राइट आंसर। तो मतलब ये मल्टीपल जगहों पर ऐसे वो रिएक्शन अगर है, आगे चल के भी आएंगे कि ये जी एलिमेंट एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्या वजह है इसकी, तो आप इसमें किसी और रीजन को प्रेफर नहीं करेंगे, सवाए मेनली ये रीजन होगी कि जनाब ये अपने गिर्द एक कोटिंग बना लेते हैं ऑक्साइड्स की, जो फर्दर अटैक से इनको रोक देती है। उसके बाद भी ये जो मेंबर्स हैं ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि उनकी आयोनाइजेशन पर डिपेंड करती है। तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। आपको पता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे उतनी इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। उसके बाद अब इनके हवाले से जो कुछ चीज़ें कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स जो बनाते हैं उनको हम एक जल्दी से रिव्यू करते हैं कि लिथियम बर्न्स इन द एयर टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम इन द एयर टू फॉर्म पेल येलो पेरोक्साइड, while potassium, rubidium, cesium react with oxygen to form super oxide जो कि ऑरेंज येलो कलर के होते हैं। तो पहला मेंबर ऑक्साइड बना रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है, सोडियम नॉर्मली पेरोक्साइड बनाता है, जबकि बाकी मेंबर्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह जी सोडियम को हम कहाँ स्टोर करते हैं जी, कैरोसिन ऑयल में, नॉन पोलर ऑयल में सेव करते हैं क्योंकि ये रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह बेटे लिथियम और सोडियम हाइड्राइड्स आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन। ये एक MCQ एटलीस्ट जरूर आएगा बेटे कि आपको वो एक कंपाउंड देगा और कहेगा जी बताइए किस चीज का क्विक सोर्स है। तो हाइड्राइड्स के हवाले से आपने ध्यान में रखना है कि जो लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड्स हैं या इसी ग्रुप के कोई और भी मेटल में वो दे सकते हैं, तो दे आर क्विक सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और सिर्फ करना क्या आपने इनको पानी में ऐड करना है एंड दे विल स्टार्ट लिबरेटिंग हाइड्रोजन। इसी तरह लिथियम के हवाले से कि अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम वो मेंबर है जो नाइट्रोजन और कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है, जबकि बाकी मेंबर्स नाइट्रोजन और कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट करते ही नहीं है। इसी तरह बेटे जो मोल्टन सोडियम है जिसको जब आप बर्न करते हैं तो
तो ये बर्न करता है विद अ ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन द क्लोरीन एटमॉस्फेयर। तो ये आपने इसके फ्लेम का कलर सोडियम का जरूर याद रखना है। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जी सोडियम जो है वो किस कलर का फ्लेम देता है, ये प्रैक्टिकल में भी है हमारे। तो ये ब्रिलियंट येलो कलर का फ्लेम देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम टेस्ट। इसी तरह बेटे व्हेन बेरियम इज हीटेड इन एयर, तो ये बेरियम पारऑक्साइड बनाता है, जबकि इसी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाकी मेंबर्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये काफी एलिवेटेड टेम्परेचर है 500 टू 600। उसके बाद बेटे नाइट्राइड्स के हवाले से आ गया कि नाइट्राइड्स किसका क्विक सोर्स होते हैं। तो यहां पर ये मेंशन है कि नाइट्राइड्स आर क्विक सोर्स ऑफ अमोनिया गैस। कि आप किसी भी मेटल के नाइट्राइड को, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, कैल्शियम नाइट्राइड है, उसको पानी में डालें, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस। तो उससे दे आर क्विक सोर्स ऑफ अमोनिया। उसके बाद बेटे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा कि एक अल्कली मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तो वो क्या रिडॉक्स रिएक्शन होता है? हम कहते हैं नहीं, वो एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन सिंपल गेनिंग एंड डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन से रेलिवेंट है वो। तो ये अल्कली मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एक एसिड बेस रिएक्शन होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। जबकि यहां पर मैं बताता चलूं कि रिडॉक्स रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहेंगे जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो एलिमेंट्स की। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रह रही है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह बेटे बेसिक करैक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्राफ। अब यहां पर हम कुछ ट्रेंड्स की बात करेंगे ताकि आपको हर एक को क्रैमिंग ना करनी पड़े। ट्रेंड में बेटे देखें किसी भी बेसिक करैक्टर के लिहाज से ऑक्साइड्स कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। सिंपल सी बात है, वो ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा जो जल्दी से ऑक्साइड आयन को लिबरेट करे ताकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर सके। तो ऑक्साइड एक स्मॉल साइज का एनाइन है और इसकी बॉन्डिंग एक स्मॉल साइज के केटाइन के साथ स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि एक लार्ज साइज के केटाइन के साथ इसकी बॉन्डिंग वीकर होगी। तो जैसे हम ग्रुप में ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो केटाइन का साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ वीकर हो जाती है और उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। जब ऑक्साइड आयन आसानी से लिबरेट होगा तो डेफिनेटली उसका बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिसिटी, चाहे वो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड हो, वो इंक्रीज करेगी। और इसके अलावा जी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है कि ये आर्टिफिशियल ब्रीथिंग में इस्तेमाल होता है बाय द माउंटेनियर्स, क्योंकि ये ऑक्सीजन लिबरेट करने की सलाहियत रखता है और CO2 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये एमसीक्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन सा ऑक्साइड मुंदरजा झेल ऑक्साइड्स में से बेहतरीन आर्टिफिशियल ब्रीथिंग में इस्तेमाल होता है। तो आप उसमें कहेंगे इट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जो कि बेहतरीन ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करता है। तो जितने भी माउंटेनियर्स हैं वो इसको यूज करते हैं। इसी तरह अब अगली जो बात आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसमें भी एक ट्रेंड है और ये आपने लाजमी याद रखना है। इंशाल्लाह ये आपको कम से कम मैं बता रहा हूं कि ये ट्रेंड अगर आपने रिमेंबर कर लिया तो ये आपको 2 MCQs पर्टिकुलरली एटलीस्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगा इन द पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें सॉल्युबिलिटी है कि किसी भी कंपाउंड के सॉल्युबल होने या इनसॉल्युबल होने का आपने कैसे प्रेडिक्ट करना है। सॉल्युबिलिटी को आपने रिलेट करना है लेटिस एनर्जी से। यहां पर आपने ये बात जहन में रखनी है कि 2 स्मॉल साइज के आइंस यानी केटाइन भी स्मॉलर हो एनाइन भी स्मॉलर हो, उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, या दोनों लार्ज साइज के हों, केटाइन भी लार्जर हो और एनाइन भी लार्जर हो और इनमें भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी और सोल्युबिलिटी लोअर होगी। दोबारा सुने कि सोल्युबिलिटी डिपेंड्स करती है लेटेस्ट एनर्जी पर। लेटेस्ट एनर्जी उन कंपाउंड्स की ज्यादा होती है जिसमें सेम साइज के केटाइन और एनाइन होते हैं, दोनों स्मॉलर हो या दोनों लार्जर हो। अगर किसी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होती है इस कंडीशन की वजह से तो उसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी। तो मैंने ये बात जरा यहां पर बोल्ड कर दिया है, द सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द लेटेस्ट एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द आइंस। इक्वल साइजेस के अगर आइन हैं तो उनमें लेटेस्ट एनर्जी यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी और उनकी सॉल्युबिलिटी लोअर होगी। और अगर लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, कम कब होगी कि दोनों अनइक्वल साइज के केटाइन और एनाइन हो, यानी एक स्मॉल है एक लार्ज है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। अब इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर नहीं होंगी, लेटेस्ट एनर्जी लो होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये ट्रेंड अगर आपने याद कर लिया तो आप किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अब जैसे
द बेसिक करेक्टर है, ये मैंने ऑक्साइड के ऊपर वजाहत कर दी है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, ये स्मॉल साइज के एनाइंस हैं, तो इनके साथ स्मॉल साइज के कैटाइंस अगर होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हाई लेटेस्ट एनर्जी रखेंगे और लो सॉल्युबिलिटी रखेंगे। और जब कैटाइन का साइज इनके साथ लार्जर होता चला जाएगा, इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होंगी, लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां पर जो बेरिलियम ऑक्साइड है विच इज द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर का है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। उसके बाद कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है वो पूछ लेता होता है जी, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लाइम वाटर, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं, तो ये हमारे पास एक टेस्ट के तौर पर CO2 को आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो तो उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और ये एसिडिटी ऑफ स्टोमक को ट्रीट करता है। लिथियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है, बट आल्सो डिकम्पोज ऑन हीटिंग इन लिथियम ऑक्साइड। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है बाकी कार्बोनेट्स के मुकाबले में। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट .10H2O, अगर 10H2O है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो इसे हम वॉशिंग सोडा का नाम देते हैं कमर्शियल स्केल पर। डेकाहाइड्रेट तो हम उसको कहेंगे ना, इसका केमिकल नेम बन जाएगा, लेकिन कमर्शियल स्केल पर ये वॉशिंग सोडा कहलाता है, जिसे हम उर्दू में धोबी सोडा कहते हैं। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा ऐश एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। तो ये फॉर्मूला है, आपने याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर नेम, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं तो आपके ये माइंड में मिक्सअप हो सकते हैं। इसी तरह बेटे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट्स हैं आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने आपको सिखा दिया है, और सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों करती है? कि कार्बोनेट्स, सल्फेट्स ये लार्ज साइज के एनाइंस हैं, तो इनका लार्ज साइज के कैटाइंस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, हाई लेटेस्ट एनर्जी होगी और लो सॉल्युबिलिटी होगी। उसके बाद जिप्सम के हवाले से, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं इट लूजेस 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिविंग अ व्हाइट पाउडर, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो कि मोल्डिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये जब पानी में मिक्स करके पेस्ट बनाने के बाद ड्राई होता है तो ये 1% इन वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। उसके बाद सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के हवाले से है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से बनती है, और जिस सेल में बनती है बेटे उसे हम डाउन सेल कहते हैं। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है, इसको हम ऐड करते हैं इनटू द सोडियम क्लोराइड, और यहां पर कैल्शियम क्लोराइड उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर कर देता है, इसको हम यहां पर कहते हैं कि इज एडेड एज फ्लक्स। इसी तरह बेटे क्लोरीन कलेक्ट होती है डाउन सेल में एट एनोड, जबकि सोडियम जो कलेक्ट होती है वो एट कैथोड। ये बात आपने डाउन सेल के हवाले से रिमेंबर करनी है। डाउन सेल 99.9% तक प्योर सोडियम को प्रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद जो दूसरा सेल है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रेपरेशन के हवाले से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन में डायाफ्राम सेल इस्तेमाल होता है, और उसमें हम यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं। इस सेल में हम स्टीम ब्लो करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को वार्म रखती है, और परफोरेशंस ऑफ जो इसमें हम एस्बेस्टॉस डायाफ्राम यूज करते हैं उसकी परफोरेशंस को ओपन रखती है। डायाफ्राम सेल में जी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगी बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर। तो ये आपने मिनिमम बातें एटलीस्ट कि कौन सी गैस कहां पर डिस्चार्ज हो रही है किसी भी प्रोसेस में, ये जरूर याद रखनी है, क्योंकि इनसे बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बनता होता है। इसी तरह जी जिप्सम मस्ट नॉट बी हीटेड टू स्ट्रांगली, क्योंकि जिप्सम को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ जिप्सम कॉल्ड डेड बर्न जिप्सम। तो ये डेड बर्न जिप्सम क्या है? CaSO4, जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद ना हो, वो डेड बर्न जिप्सम कहलाता है। उसके बाद कुछ यूजेस के हवाले से है कि जी जब हम सल्फर अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, तो वो क्या करती है? ये रूट सिस्टम को इंक्रीज करती है। तो सल्फर का यहां पर यूज है कि एप्लीकेशन ऑफ सल्फर इंक्रीजेस द रूट सिस्टम ऑफ सेवरल प्लांट्स। उसके बाद बेटे 2% जिप्सम हम ऐड करते हैं इनटू द सीमेंट टू प्रोलॉन्ग इट्स टाइम ऑफ सेटिंग। तो सीमेंट देर से खुश्क होता है, यानी कि उसका सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज करने के लिए 2% जिप्सम ऐड किया जाता है सीमेंट में। और इसी तरह
अगर हम कैल्शियम को सप्लाई करते हैं प्लांट्स में, तो कैल्शियम प्लांट्स की रूट हेयर्स और इंटायर रूट सिस्टम को इवन जो है वो प्रमोट करता है। तो ये पर्टिकुलरली वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आयन सिर्फ रूट सिस्टम को बेहतर करता है, तो हमारे पास इसका आंसर सिंपल है कि कैल्शियम जो है वो बेसिकली रूट सिस्टम को इनहेंस करता है, जिससे पौधा जो है वो हेल्दी हो जाता है। और उसके बाद ये लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये लाइम मोर्टर जो एक एडहेसिव मटेरियल है वो बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। मैंने मैक्सिमम इसमें इंशाल्लाह कोशिश की है कि मटेरियल आपके साथ यहाँ पर डिस्कस हो, वो आपके साथ यहाँ पे गो थ्रू हो जाए, और बाकी आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे मजीद बातें आप इसमें ऐड अप करेंगे अपने नॉलेज में, तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड एट द एंड। तो एट द एंड हमेशा की तरह एक आपके लिए स्टेटमेंट मैंने यहां पर कोट किया है कि डिफिकल्ट रोड्स लीड टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। रास्ता मुश्किल हो तो ही मंजिलें खूबसूरत होती हैं। तो इसलिए आपने इस एक स्टेटमेंट के साथ अपनी प्रेपरेशन को जारी रखना है कि ये डिफ़िकल्ट है और लेकिन इसकी जो मंजिल है वो इंतहाई खूबसूरत है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को कौम का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्रेपरेशन करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।